हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के संदर्भ में आज हम लोग कल कुछ टॉपिकों को क्लियर किया था। तो आज व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके क्या क्या आयाम थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्या क्या कारण थे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और यूपी SSC पीटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट साबित होगा ये क्लास। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दिस कंटेंट। तो आज का जो पहला हेडिंग है तो इसमें दिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये शुरू करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। ये क्वेश्चन बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। उन्हें 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में नेहरू और पटेल सहित कई लोगों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन 1942। जैसा कि ये वीडियो जो ये क्लास है ये जीएस सुधा बुक का रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पढ़ते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करेगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्पीड कम कर देंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। इसके अध्यक्ष सर रिचर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, तो सर रिचर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। कब भेजा जाता है, तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है। ठीक है, क्यों भेजा, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध होता रहता है तो इनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था, इसीलिए ये इसको भेजते हैं कि क्रिप्स मिशन आएगा और वो भारतीयों से बात करेगा, उनको जो मनाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। और किस तरीके से वो मनाता है इसको आगे देखते हैं। आगे दिया है कि इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके प्रस्ताव को भी सभी राजनीतिक नेताओं ने खारिज कर दिया और क्रिप्स मिशन विफल हो गया। इस मिशन का क्या उद्देश्य था, जैसे युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन इसको भी जो सभी राजनीतिक नेता थे, जो राजनीतिक दलें थे, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। इसको नहीं माना कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इस नाते जो था ये मिशन जो था ये विफल साबित हो जाता है। फिर क्या आता है, क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहते हैं महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन के बारे में, कि यह एक उत्तर दिनांकित चेक है। क्या है, उत्तर दिनांकित चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है ये, यानी कि एक ऐसा चेक है जिसका दिनांक जो था ये पोस्ट हो चुका है, यानी कि पार हो चुका है। ठीक है, फिर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ लेता है ये किसने कहा था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो था एक उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता कर। देखिए, जब द्वितीय युद्ध स्टार्ट होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में, तो उसमें कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, कांग्रेस के जो नेता थे, जो लीडर थे, वो लोग क्या रखते हैं प्रस्ताव कि देखिए, अगर आप लोग हमको आज़ाद कर देते हैं, हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तो हम लोग आप लोगों की युद्ध में सहायता करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर क्या था कि पाकिस्तान शब्द का जनक, ये देखिए, पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। इसको ध्यान रखिएगा, जो पाकिस्तान शब्द का जो गठन था ना, उसको चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, इसका जो पाकिस्तान शब्द का जनक था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का किसने समर्थन नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कौन सा नारा? तो ये करो या मरो का नारा जो था ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। पहले जब एग्जाम होते थे तो उसमें सिंपल क्वेश्चन बनते थे, तो ऐसे डायरेक्ट नारे से क्वेश्चन बन जाते थे, करो या मरो का नारा किसने दिया। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था या किस आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है, एसएससी का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम पैटर्न देखेंगे या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तो काफ़ी घुमा कर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो है अगला पॉइंट हमारा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज 1943 ईस्वी में इसकी गठन होती है, आज़ाद हिंद फौज। तो इसके बारे में क्या दिया गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो था ना, ये रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था और नेताजी ने इसका 1943 में इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। आज़ाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं जैसे अंडमान निकोबार मणिपुर तक पहुंच गई। इसका मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर में था। ठीक है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये चित्र देख सकते हैं आप लोग। तो इसको याद रखिएगा कि दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? ये आज़ाद हिंद फौज का, जब वो लोग आ रहे थे। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो था आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर में इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी ने अंडमान द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन सा नारा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। उन्होंने 1919 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्या की थी? ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1919 में, और इसके बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। कौन था? चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वे फॉरवर्ड अखबार के संस्थापक थे, फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक थे और बाद में स्वराज पत्र का भी शुरू किए थे। स्वराज पत्र बाद में शुरू किए थे। 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। देखिए 1939 में जब ये त्रिपुरी अधिवेशन में जो चुनाव होता है तो उसमें ये पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। गांधी जी का समर्थन ये था कि गांधी जी सोचते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष न बने। उनका मानना था कि पट्टाभी सीतारामैया जो है ये अध्यक्ष बने। लेकिन जब ये हार जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया तो क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तब भी ये उस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बनते। फिर ये छोड़ देते हैं अधिवेशन को, अध्यक्षता को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मतभेद के चलते कांग्रेस से त्यागपत्र देकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। माना जाता है कि 1945 में ताइवान विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं ये चीज़ मिलता है लेकिन ये
कई लोग कहते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इतिहास भी कहीं कहीं बताता है कि ऐसी बात नहीं थी, उसमें उस विमान में ये नेताजी थे ही नहीं। लेकिन तब भी माना जाता है कि 1945 में जो विमान दुर्घटना हुई थी ताइवान से, तो उसमें नेताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजाजी फार्मूला 1944। इसमें क्या है देखते हैं। तो राजाजी फार्मूला 1944 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की अखंडता बनाए रखने और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए प्रस्तावित योजना थी, यानी कि दोनों से संबंधित। एक तो भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए कि यानी कि भारत के दो टुकड़े न हो, भारत में बंटवारा न हो, इस तरीके का, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच को समझौते को बनाए रखने के लिए ये प्रस्तावित योजना थी। इसे चक्रवर्ती गोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था, जो उस समय गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे। इसका उद्देश्य था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध गांधी और जिन्ना के बीच संवाद का एक आधार प्रदान करना था। इस फार्मूले का प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। देखिए इसमें क्या था, उस टाइम यही बात होने लगी थी 1944 में, उसके पहले से ही, कि दो देश बनेंगे, भारत पाकिस्तान नामक दो देश बनेंगे। भारत यानी कि एक प्रकार से भारत के बंटवारे की बात होने लगी थी। तो जो राजाजी फार्मूला था ये यही कहता था कि भारत जो थी इसकी अखंडता की बात करता था, कि भारत अखंड भारत रहे, न कि भारत दो राज्यों में, पाकिस्तान या भारत दो राष्ट्रों के अंतर बटे, इस तरीके से ये संबंधित था। ठीक है, फिर क्या था इसमें और क्या देखने को मिलता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जनसंख्या बहुलता के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। भारत एक अस्थायी अंतरिम संयुक्त सरकार बनेगी। पाकिस्तान के गठन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों की जनता को जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लेने का अधिकार होगा और हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र परस्पर सैन्य, वाणिज्यिक और संचार व्यवस्था साझा करेंगे। ठीक है, ये कुछ उसके जो थे राजाजी फार्मूले के अंतर्गत कुछ पॉइंट थे जो निम्नलिखित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि कांग्रेस और गांधी जी ने इस योजना का समर्थन दिया, परंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे पहले ही स्पष्ट पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस और गांधी जी चाहते थे कि भारत का बंटवारा न हो, पाकिस्तान नया देश न बने, तो इसलिए इन लोगों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन पहले से ही वो एकदम स्पष्ट मन ही बना लिए थे कि नहीं, अब हमको पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग एक राष्ट्र चाहिए। तो ठीक है, आगे क्या होता है कि यह योजना भारत में एकता बनाए रखने की एक ईमानदार कोशिश थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप सफल नहीं हो पाती है। और फिर आती है बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। ठीक है, बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। इसमें क्या होता है कि बेबेल योजना 14 जून 1945 को भारत के वायसराय बेबेल द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना था। इस युद्ध के अनुसार कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय सदस्य होंगे सिवाय वायसराय के। हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर सहमति आवश्यक थी। ठीक है, फिर क्या था, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में हुआ था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों को आमंत्रित किया गया था, परंतु जिन्ना ने मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में मुस्लिम लीग से मान्यता की शर्त रखी, जिसके न माने जाने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। यानी कि जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग की तरफ से एक शर्त रखा था, उसको न माने जाने के कारण यह जो सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन, यह भी असफल साबित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता INA ट्रायल, यानी कि INA मुकदमा, जिसको या INA ट्रायल बोलते हैं। इसमें क्या है, ये 1945 में आता है। ये नवंबर 1945 में PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्ले पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप उन्हें सजा हुई थी। ठीक है, भूलाबाई देसाई ने इन ट्रायल में प्रमुख बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य किया। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना बचाव पक्ष के अतिरिक्त वकील थे। ठीक है, ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट आता है INA विद्रोह। ठीक, 1945। 18 फरवरी 1946 को HMS तलवार के नाविकों ने नस्ली भेदभाव, खराब भोजन और दुर्व्यवहार के खिलाफ हड़ताल की और 19 फरवरी को कराची में स्थित HMS हिंदुस्तान में विद्रोह हुआ। ठीक, 23 फरवरी को सरदार पटेल और जिन्ना ने नाविकों को शांत करने में मदद की। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जागरण और सशस्त्र बलों के संतोष के चलते अब भारत पर उनका शासन टिक नहीं सकता। ठीक है, ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण यहाँ से
फिर आता है कि कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें होती है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। तो कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। इसमें 3 प्रमुख ब्रिटिश नेता शामिल थे। पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वित्त मंत्री था और HB अलेक्जेंडर जो था ये नौसेना मंत्री था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को एक साइमन यानी कि संविधान पर सहमत कराना था और इस मिशन ने निम्न सिफारिश की थी। क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का कि ये भारत में जाएं और आज जो सत्ता थी जो पहले ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी, उस सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरित करना और एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करवाना इसका उद्देश्य था मिशन, कैबिनेट मिशन का। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि भारत को एक संघीय संघ के रूप में संगठित किया जाएगा। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। केंद्र सरकार को विदेश नीति, रक्षा, संचार और मुद्रा जैसे विषयों पर अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रांतों को 3 समूह ABC में विभाजित किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को B और C में रखा जाएगा। ठीक, इस तरीके से प्रांतों को विभाजित किया जाएगा ABC में, और जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांत है उसको B और C कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रांत को अपने आंतरिक विषयों पर स्वायत्तता प्राप्त होगी। ठीक, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य निर्वाचित विधानसभाओं से चुनकर आएंगे। कहाँ से आएंगे? निर्वाचित विधानसभाओं से इसके सदस्य चुन के आएंगे संविधान सभा के। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाएगा। फिर आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 1946 में 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को बल देना था। लीग ने यह कदम कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकार होने के बाद उठाया था। जिन्ना के नेतृत्व में इस दिन शांतिपूर्ण विरोध के रूप में घोषित किया गया था, परंतु कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिन्हें कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना ने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र हो गई और हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर पहुंच गया था। इसी के बाद जो था भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्य बनते हैं, यानी कि एक प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो कौन सा मिशन आया था? तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन आया था। अंतरिम सरकार का गठन करता है और संविधान सभा का भी गठन करवाता है। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारत की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे। जो सदस्य शामिल थे उसको देखते हैं कौन कौन थे। तो कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल ये विस्काउंट वेबल फरवरी 1947 तक थे। उसके बाद माउंट बेटन 1947 से। ठीक है, उपाध्यक्ष विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के भी प्रभारी जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए इसका क्या मतलब था, जो मंत्री अंतरिम सरकार का गठन होगा उसमें सिर्फ वायसराय या गवर्नर जनरल को छोड़कर सारे के सारे पद जो थे सभी मामलों पर, जैसे विदेशी मामलों पर, गृह मंत्रालय, कृषि, खाद्य, सब, वाणिज्य, रक्षा, सब जो थे सब भारतीय रहेंगे। सिर्फ क्या, वायसराय और गवर्नर जनरल ये जो है ये अंग्रेज रहेंगे और बाकी सब भारतीय रहेंगे। हर तरह की शक्तियाँ जो थी भारतीयों को प्राप्त हो गई थी। तो उसी के संदर्भ में वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल जो थे माउंट बेटन थे। उपाध्यक्ष विदेश मंत्री यानी विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के ही प्रभारी जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, गृह मामले, सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। कृषि और खाद्य मामला जो था इस राजेंद्र प्रसाद। वाणिज्य इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर ये मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, रक्षा बलदेव सिंह। वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीग से। शिक्षा और कला जो था ये सी राजगोपालाचारी। स्वास्थ्य गजनफर अली खान। श्रम जगजीवन राम। कानून जोगेंद्र नाथ मंडल। रेलवे, संचार, डाक और वायु ये अब्दुल रब निस्तर। कार्य खनन और ऊर्जा ये HC भाभा के अंडर था। ठीक है, HC भाभा।
आगे देखते हैं। आगे फिर इटली की घोषणा आती है 1947 में, इटली का घोषणा, ठीक, 1947 में ये होता है। इसमें क्या था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे, ठीक। फिर माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना 1947, ये भी इम्पॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना 1947 होता है। इसके तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना था। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। किसके तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। किसने किया था, सर गोविंद वल्लभ पंत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन भी किया था, जो विभाजन प्रस्ताव था, जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, कुछ अन्य प्रमुख नेताओं में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा जेबी कृपलानी इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। खासकर महात्मा गांधी इस पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत 2 टुकड़ों में बटे, भारत का विभाजन हो, ठीक है। और फिर विभाजन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी समर्थन मिला था। डॉक्टर सैफुल्लुद्दीन किचलू इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जॉर्ज प्रथम क्या था, खस्टम होगा छठवां, जॉर्ज 6 जो था वह भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट था, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो जेबी कृपलानी जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थी, क्या, भारत के आज़ादी के समय, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। क्या क्या है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी में मनाया था। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने, सरदार ऊधम सिंह की, ठीक है। गांधी जी ने 1940 में पवनार यानी कि महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो अभियान या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था, ठीक है। 1943 ईस्वी में जापान के अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए थे जापान ने, ठीक है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। किसने की थी, बैकुंठ शुक्ल ने की थी, ठीक है। फिर देखने को मिलता है महात्मा गांधी ने कहा था मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं या खड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। किसके रूप में, क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। दीनबंधु मित्र ने के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कब किया था, 1893 में शिकागो में किया था, ठीक है। फिर आगे देखने को मिलता है 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी जो थे खुदीराम बोस थे। कौन था, खुदीराम बोस। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया।
द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक, ठीक है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु जो थे ये देश बंधु चित्तरंजन दास थे। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था, देश बंधु, जैसे महात्मा गांधी को बापू जी कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे चाचा जी उनको कहा जाता था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, चाचा जी किसे कहते हैं, महात्मा बापू जी किसे कहते हैं, इस तरीके से के भी प्रश्न बनते थे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई ने किया था। किसने किया था? पंडिता रामाबाई ने किया था आर्य महिला समाज की स्थापना। 19वीं शताब्दी में भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्या मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर या कुख्यात जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक। जो कुख्यात सेलुलर जेल है वो पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं यानी कि वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है ठीक ठाक, आधे घंटे का लगभग क्लास बन चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।